पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता जेडीयू के हमारे साथ हैं और साथ ही संजय कुमार भी हैं सीएसडीएस से। त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। पहले तो त्यागी जी पूछना ये आपसे सवाल चाहूंगी, किस तरह से क्रियान्वित होगा, क्यों अब ये समय क्यों चुना गया, क्या इसका असर? नहीं, निधि जी अभी नहीं चुना गया है। ये मांग काफी लंबे समय से लंबित है। जब हम एनडीए में थे तब भी विधानसभा ने पास किया है ऑल पार्टीज के साथ। ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला है, इंक्लूडिंग बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी। प्रधानमंत्री ने भी अस्वीकार नहीं किया है, उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं कराऊंगा इसको। उसके बाद हम ही नहीं, उड़ीसा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हमारी सरकार, तमिलनाडु की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ये प्रस्ताव पास कर चुकी हैं कि हम भी जातिगत जनगणना कराएंगे। जम्मू कश्मीर की तीनों चारों पार्टियां, पंजाब की सारे अकाली दल फैक्शंस, हरियाणा के दल, उत्तर प्रदेश की सपा बसपा, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं देश की, यू नेम वन, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, डीएमके, अन्ना डीएमके, किसी भी पार्टी ने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। अच्छा, विरोध कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? 1931 में पहली बार निधि जी हुई थी जातिगत जनगणना। ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियलिज्म था और सामंतवाद, जातिवाद और फ्यूडलिज्म अपने पीक पर था। लोग अपनी जात बताते हुए डरते थे कि जाति से ही श्रेष्ठता का बोध उन दिनों में होता था। जो छोटी जाति के, गरीब जाति के लोग हैं वो डरते थे कि अगर अपनी असली जाति बताई तो समाज में सम्मान कम हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश का आपको बताऊं, कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन समूचा देश जानता है। वो लिखते हैं लोध राजपूत, तो राजपूत अपर कास्ट का हिस्सा है, लोध जो है बैकवर्ड में आते हैं। ऐसे नीतीश कुमार जी की बिरादरी है। उत्तर प्रदेश में मुझे दर्जनों जगह चुनाव में जाने का मौका मिलता है। कुर्मी लोग लिखते हैं कुर्मी क्षत्रिय, दे आर नॉट क्षत्रिय, दे आर ए बैकवर्ड कास्ट। लिहाजा अब ये मांग जोरों से इन वर्गों में उठी है और इसमें निधि जी कुछ नहीं करना है जी। एक सेकंड 2011 में जातिगत जनगणना शुरू हो गई थी, जिसमें शैक्षणिक स्थिति, जिसका आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में उल्लेख किया है, स्त्री पुरुष, खेतों में लगे लोग, क्या मकान है, कैसे हैं, उम्र क्या है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है, परिवार क्या है, भाषा क्या है, धर्म क्या है और संपत्ति के आंकड़े। कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रार जो है जनसंख्या आयोग का, उसका कहना है खाली 10 कॉलम भरने के बाद 1 कॉलम और लिखना है जाति। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? किसी को मैं इसलिए ये समझना चाह रही थी क्योंकि इसमें ये एक ऐसा मसला है जिसको एक तरफ समाज का एक बड़ा तबका है, उसकी मदद इससे की जा सकती है, लेकिन जो टाइमिंग है 2024 से पहले भी आप लोग रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से राजनीतिक तैयारी है, इसका पूरा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है, आपकी सरकार को, अगर ये जब होता है तो। ये कोई आज से नहीं चला, मंडल को लेकर के भी ऐसे ही लोग कहते थे। 1952 के बाद जब पहली सरकार बनी तभी देश की 55% से ज्यादा जो कास्ट हैं, जिन्हें आप पिछड़ी जातियां कहते हैं, उनकी मांग थी कि भाई हमें भी राजकाज में हिस्सेदारी दो। आज भी 5.4% बैकवर्ड क्लास की केंद्रीय सेवाओं में हिस्सेदारी है और जनसंख्या है उनकी 55%। तो काका कालेलकर आयोग बना, उसने रिकमेंड किया भी पिछड़ों को आरक्षण दे दो, किसी के सिर पर जो नहीं रहेंगी। तब ये साहस हमारी पार्टी जनता दल ने और हमारे नेता वीपी सिंह ने दिखाया। उस समय सबने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया। आज देश का प्रधानमंत्री बिहार में जाकर के बोलते हैं कि मुझे गर्व है, मैं पिछड़ी जाति का हूं। तो ये युग तो हम लेके आए ना, जनता दल वाले। हम ही ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जब दलित होना, पिछड़ा होना, अति पिछड़ा होना गौरव की बात थी। ठीक अब आप उल्लुओं की गिनती करा रहे हो।
आप गिद्धों की गिनती करा रहे हो, तो इन गरीब लोगों की गिनती कराने में क्या दिक्कत है आपको? ठीक है संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप तो पूरे नंबर्स को समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, वो भी इस समय जो एक टाइमिंग है इसको लेकर? निधि, आपने कहा मैं नंबर्स को समझता हूं, इस नंबर को समझने के लिए ही तो नंबर की जरूरत है। तो जो पहल की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, वो पहल है क्या? पहल ये है कि ओबीसी जाति के कितने लोग हैं बिहार में, और साथ साथ उनकी शैक्षिक आर्थिक स्थिति क्या है। मुझे लगता है इस वक्त ये कह पाना कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा, सामाजिक इस्तेमाल होगा, कैसा इस्तेमाल होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि दोनों इसके पहलू हैं। इसके राजनीतिक इस्तेमाल होंगे, इसके मायने हैं, क्योंकि आप एक संदेश दे रहे हैं खास समुदाय के लोगों को कि केंद्र सरकार जो नहीं करना चाहती वो हम कर रहे हैं। बिहार में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसकी गिनती की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए निधि कि जब इनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का भी विवरण हमें इस सेंसस से मिलेगा, तो सरकार चाहे तो उनके लिए नीतियां बना सकती है, उनके उत्थान के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो आंकड़े सामने आएंगे, और आंकड़े का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये तो इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आप दोनों को तस्वीर अगर स्क्रीन पे हम रखें तो मैं कहूंगी एमपीसीआर से। त्यागी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, क्योंकि इस मामले को लेकर हमने देखा था किस तरह से मंडल कमंडल की राजनीति है। क्या आप लोगों का ये एक तरह से तोड़ है जो एक तरह से बीजेपी की राजनीति है उससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो निधि जी, संजय जी मेरी बात को अप्रूव करेंगे, हमारे से ज्यादा मंडलवादी होने का दावा और वादा करती है। प्रधानमंत्री जी का भाषण है मुजफ्फरपुर में और आरा में जनसभाओं में, चुनावी जनसभाओं में, कि भाइयों बहनों अब वो दिन चले गए जब ये कुछ जातियों की पार्टी हुआ करती थी, अब ये पार्टी पिछड़ों की है, दलितों की है, अति पिछड़ों की है। तो संबोधित सब कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनेगा तो प्रचार होगा, उपराष्ट्रपति बनेगा तो प्रचार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो प्रचार होगा। तो कौन है इतनी जेंटलमैन पार्टी जो जाति को अपने पक्ष में इस्तेमाल ना करती हो? मंडल कमीशन तो लगा था, करते हैं। बिल्कुल, आप जुड़े। अब मैं जी संजय, एंड में मैं आपसे एक संक्षेप में उत्तर की इसका आर्थिक फायदा या इसका फायदा हमारे उस समाज को मिले जो वंचित रहा है, उसमें एक आर्थिक उसकी बात भी होती है, जानकारी हासिल की जाए जो अग्रणी जातियों में है, उस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि इनकी संख्या कितनी है, तो केंद्र सरकार की नौकरियों में तो आरक्षण है, राज्य सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण है। सरकार चाहे तो उनके जब संख्या सामने आएगी उनके हिसाब से उस अनुपात को बढ़ाया घटाया जा सकता है। दूसरी बात जो मैंने कही, जब ये आंकड़े आएंगे कि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर इनके पिछड़ेपन का समय ये पता चलेगा कि ये बहुत पिछड़े हैं, जितने पिछड़े हम सोचते थे उनसे ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, तो शायद राज्य सरकार तमाम नीतियां ला सकती है। और वो नीतियां सिर्फ आरक्षण का नहीं हो सकता है कि तमाम फेलोशिप्स की, जो हम कहते हैं कि फेलोशिप दिए जा सकते हैं, स्कूलों में भर्ती के लिए तमाम ऐसी चीजें की जा सकती हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आंकड़े सामने आएंगे, उसका इस्तेमाल चाहे तो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रूप से करें, और अगर इसका सामाजिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, उसके लिए भी आंकड़े मुझे लगता है बहुत प्रभावी होंगे। संक्षेप में त्यागी जी, आखिरी जो एक क्रीमी लेयर की बात की जाती है कि जो क्रीमी लेयर है उसको तो हमेशा से बहुत फायदा मिलता रहा है, क्या उस पर भी आप कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार होंगे? देखिए, सबसे पहले समाजवादियों ने और हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ों के अंदर पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, इसका व्यवधान किया था। 1978 में उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशंस की, जिसमें अति पिछड़ी जातियां उनको 12%, जिसे आप क्रीमी वाला बोलते हो उनको 8%। और निधि जी, आपके लिए प्रसन्नता की बात है कि देश की राजनीति में सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, यह भी कर्पूरी ठाकुर ने समाजवादियों ने किया। और वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको भी 3% का आरक्षण हो, यह मांग भी समाजवादियों ने सबसे पहले की। लिहाजा हम पर जो जातिवादी होने का जो आरोप लगाते हैं, असल में वही खुद जातिवादी हैं। अब मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं
कि जस्टिस रोहिणी कमीशन बना हुआ है, उसके 12 बार जो है एक्सटेंशन हो चुके हैं, उसकी रपट आनी है और वो क्रांति पैदा करेगी इस देश के अंदर। कई सौ जातियां ऐसी हैं जिनका एक भी आदमी मंडल कमीशन के तहत नौकरी नहीं पाया। चलिए त्यागी जी, आप जुड़े, आपने समय निकाला और हमें ये महत्वपूर्ण फैसला समझाया है, इसके लिए धन्यवाद संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आंकड़े बहुत जरूरी हैं और जब ये आंकड़े आएंगे, इन आंकड़ों का बिहार ही नहीं पूरे देश में क्या असर पड़ेगा, अन्य राज्यों पर क्या असर पड़ेगा, 2024 के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत अहम देखने लायक हो जाएगा। तो आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।